Students, today we are going to discuss about refraction of light through a glass prism. We have already studied the refraction of light through a rectangular glass slab. हम लोगों ने ग्लास स्लैब का के बारे में पढ़ लिया है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से किस तरह से आपका रिफ्लेक्शन होता है। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्रिज्म, कि आपका जो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है उसके थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होता है। अगर कोई भी लाइट है उसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो किस एंगल के साथ, कितने डेविएशन के साथ वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करके जाती है। तो सबसे पहले वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू नो अबाउट द प्रिज्म कि एक्चुअल में प्रिज्म होता क्या है। आप किस चीज को प्रिज्म बोलोगे, किस चीज को प्रिज्म नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमने रेक्टेंगुलर स्लैब में देखा था, वहां पे आपकी जो थर्ड रे निकल रही थी एमर्जेंट रे, और जो हमारी इंसिडेंट रे थी, ओरिजिनल इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल थी। ठीक, क्यों? क्योंकि वहां पे जो आपके ऑपोजिट सरफेसेस हैं, जो ऑपोजिट रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है, वो एक दूसरे के पैरेलल थे, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था। बट अभी जब हम प्रिज्म पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं, इसीलिए आपका इंसिडेंट रे और जो एमर्जेंट रे है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। ठीक, तो वो कुछ ना कुछ एंगल पे जाते हैं, तो उन एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो हमें वो चीज स्टडी करनी है। सो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला प्रिज्म, कि प्रिज्म क्या होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है। सेकंड, कि उसके थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होता है, कैसे उसके अंदर से जो लाइट रे है वो बेंड होकर जाएगी, ठीक है। एंड थर्ड, कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे, जिनकी वजह से आपका जो डेविएशन है लाइट रे का वो चेंज होगा, कि वो बढ़ जाएगा या फिर वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिज्म की, कि प्रिज्म होता क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो इट इज अ 3 डायमेंशनल शेप, ठीक है, एक 3 डायमेंशनल शेप होती है। सबसे पहले ये डायग्राम आ जाता है हमारे पास प्रिज्म का, कि हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट रे डाली और वो आपका 7 कलर्स में आपका क्या हो गया, डिस्पर्ज हो गया। बट उससे पहले प्रॉपर डेफिनेशन अगर देखी जाए तो प्रिज्म आपका एक 3 डायमेंशनल शेप होती है जिसके अंदर आइडेंटिकल पैरेलल एंड्स होते हैं और फ्लैट सरफेसेस होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है आपका सेम, ठीक है, जिनका एंगल, जिनके साइड, सारी चीज आपस में कैसी हो, आपकी सेम हो, उसको बोला जाएगा आपका आइडेंटिकल। पैरेलल एंड्स होते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये आगे की तरफ ये जो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, आपके पैरेलल एंड्स है। कैसे हैं दोनों आपस में, दोनों ट्रायंगुलर है, ठीक, दोनों आइडेंटिकल एक दूसरे के और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो एक प्रिज्म के लिए अगर आपको देखा जाए क्या प्रिज्म होता है, तो आप ध्यान रखेंगे आइडेंटिकल पैरेलल एंड्स होने चाहिए। ओवरऑल 3 रेक्टेंगुलर इसके अंदर फेसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने देखा एक रेक्टेंगुलर फेस ये है, एक इसके ऑपोजिट साइड पे आपको दिखाई देगा और एक नीचे की साइड आपको दिखाई दे रहा होगा जो बेस वाला है, ठीक। तो ये इसके 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हो गए, 2 ट्रायंगुलर फेसेस हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए एक रेक्टेंगल के अंदर, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर ओवरऑल कितने फेसेस होते हैं, तो यहाँ पे आपका ओवरऑल 5 फेसेस होते हैं, 2 ट्रायंगल एंड्स होते हैं इसके और 3 आपके एज रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, आपको एक डिफरेंस बता दिया कि ये हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म है और ये हमारा रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। अगर आप दोनों में डिफरेंस देखो, इसके जितने भी ऑपोजिट आपको फेसेस दिखाई दे रहे हैं वो आइडेंटिकल है, पैरेलल है और सारे के सारे कैसे हैं, आपके रेक्टेंगल फेसेस हैं, ठीक। जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं बोथ रेक्टेंगल एंड से, जिसको हमने रेड से कलर कर दिया, और बाकी आपको रेक्टेंगुलर फेसेस ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो ये आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म हुआ और यहाँ पे ये हो जाता है आपका रेक्टेंगुलर प्रिज्म, क्योंकि इसके अंदर सारे फेसेस आपके रेक्टेंगल शेप में होते हैं, ऑपोजिट साइड पैरेलल है। तो जब लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो आपका पैरेलल ही जाती है, एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर भी इसका पैरेलल एंड्स तो बोले कि पैरेलल कर्व्ड सरफेसेस है, बट यहाँ पर आप अगर देखो, ठीक है, पैरेलल एंड्स के एक कर्व्ड सरफेस हो गया।
आइडेंटिकल है बट पैरेलल नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम इस ट्राइंगल, इस फिगर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके आइडेंटिकल एंड्स हैं बट एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो वो प्रिज्म नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन फिगर के थ्रू आपको यही डिफरेंशिएट कराना था, क्या प्रिज्म है और क्या प्रिज्म नहीं है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स गिवन है। सबसे पहले अगर हम इस फिगर के अंदर बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपको जो ट्रायंगुलर फेसेस दिखाई दे रहे हैं इनको बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग फेसेस। ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर फेसेस है इनको बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग फेसेस, क्योंकि यहाँ पर आपका लाइट रे इंसिडेंट करती है, इंसिडेंट होगी इस सरफेस के अंदर से, इस मीडियम के अंदर से पास होकर वो अपनी डायरेक्शन को बेंड करेगी और वहां से रिफ्लेक्ट होती हुई निकलेगी। ठीक है, तो इसीलिए इन सरफेसेस को बोला जाता है आपका रिफ्रैक्टिंग फेसेस। दो एडजेसेंट रिफ्रैक्टिंग फेसेस के बीच में ये जो एंगल बन रहा है इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग एंगल। ठीक, जितने एंगल पे ये दोनों रिफ्रैक्टिंग फेसेस रखे होते हैं उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग एंगल। ये जो आपको इसकी आउटलाइन दिखाई दे रही थी वो होता है उसका रेक्टेंगुलर एजेस। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरह से बेंडिंग ऑफ लाइट रे आपका हो रहा है थ्रू ग्लास फिल्म। ठीक, यहाँ पर देखिए आपका जो भी लाइट रे है ये एबीसी हमारे पास एक प्रिज्म हो गया और यहाँ से ये जो लाइट रे आपको दिखाई दे रही है ये हमारी इंसिडेंट रे है। ठीक है, दो नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, फर्स्ट इज N1 एंड सेकेंड इज N2। ठीक, यहाँ पर हमारे पास जो फिगर है एक प्रिज्म ले लिया हमने एबीसी और उसके ऊपर हमने दो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, फर्स्ट इज N1 एंड सेकेंड इज N2। हमने यहाँ पर अपना लाइट रे को इंसिडेंट कराया। अभी लाइट रे आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लाइट रे है वो आपका टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ठीक है, अभी जितने एंगल से आई थी वो होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, दैट इज आई। N1 नॉर्मल है और यहाँ पे जो लाइट रे है वो इंसिडेंट लाइट रे है, तो इन दोनों के बीच में एंगल जो बना दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अभी वो जितने भी एंगल पे आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो एंगल क्या बोला जाता है R1, जिसको बोला हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे जो है आपका टुवर्ड्स नॉर्मल, उसके बीच में एंगल बन जाता है R1। ठीक, अभी यही लाइट रे आपका यहाँ से डेंसर मीडियम से बाहर जाएगी रेयर मीडियम में, ये नॉर्मल है, तो इफ लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे N2 से वो अवे जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये थर्ड रे निकल रही है लास्ट में इसको बोला जाता है एमर्जेंट रे। तो नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना रही है वो बना रही है एंगल ई, जिसको बोला हम लोगों ने एमर्जेंट एंगल। ठीक, तो यहाँ पे अभी तक हम लोग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में भी यही तीनों एंगल की बात करते थे, एंगल आई, एंगल आर और एंगल ई। एंगल आई होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि बनता है आपका नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। एंगल आर होता है आपका रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक, जो कि बनता है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो रिफ्रैक्टेड एंगल है तो फर्स्ट को बोला हम लोगों ने R1 और सेकंड को बोला हम लोगों ने R2। यहाँ पे ये एंगल आपके जो बन रहे हैं। ठीक है, थर्ड रे आपकी निकलती है एमर्जेंट रे, तो एमर्जेंट एंगल बनता है आपका नॉर्मल N2 और एमर्जेंट रे के बीच का, जिसको बोला हम लोगों ने एंगल ई। तो ये तो था आपका जो लाइट रे का रिफ्रैक्शन हुआ इस ग्लास प्रिज्म के थ्रू। अभी अगर हम यहाँ पे ग्लास प्रिज्म नहीं रखते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो इंसिडेंट रे है ये टीबी वो डायरेक्ट आपका सीधा जाएगी। ठीक है, जो हमने डॉटेड लाइन के थ्रू यहाँ पे दिखाया है, अगर हम यहाँ पे ग्लास प्रिज्म नहीं रखते हैं तो लाइट रे बिल्कुल सीधा जाएगी क्योंकि उसके अंदर कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, कोई भी डिफरेंट मीडियम नहीं आया। बट जैसे ही हम यहाँ पर अपना प्रिज्म रख देते हैं तो आप देख पा रहे हो कि लाइट रे एक्चुअल में यहाँ पे जानी थी बट आपको मिल कहाँ पे रही है, आपको ये वाली रे मिल रही है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि आपका लाइट रे कितना ज्यादा डेविएट हो गई है अपने एक्चुअल पाथ से। तो उस एंगल को निकालने के लिए, उस एंगल ऑफ डेविएशन को निकालने के लिए हम ओरिजिनल इंसिडेंट रे को आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, उसको आगे की तरफ हमने स्ट्रेच कर दिया है डॉटेड लाइन से और सिमिलरली हम अपना एमर्जेंट रे को, इस वाली रे को क्या कर देते हैं, बैक साइड पे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे देख पा रहे हैं एट डी पॉइंट ये दोनों रेज आपका एक्चुअल इंसिडेंट रे
और आपका एमर्जेंट रे मीट कर रही है, और इस एंगल पे क्या बन रहा है, हमने एक एंगल बोल दिया डेल्टा, दैट इज ये हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, लाइट रे अगर प्रिज्म नहीं होता एक्चुअली यहाँ पे जाती, बट वो इतना बेंड हो गई, इतना ज्यादा डेविएट हो गई, तो इसको बोला हम लोगों ने एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन हमें ये बताता है कि आपका एक्चुअल में लाइट रे कितना ज्यादा डेविएट हो जाती है थ्रू प्रिज्म। अगर हम प्रिज्म रख देते हैं तो लाइट रे आपका कितना ज्यादा अपने पाथ को चेंज करके, कितने एंगल पे अपने पाथ को चेंज करके ट्रेवल करने लगती है। ठीक, तो ये तो था आपका एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई और एंगल डेल, जिसको क्या बोला हम लोगों ने, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, अब नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि इन सब के बीच में रिलेशन क्या होता है, इन सारे एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपना थोड़ा सा जो ज्योमेट्री है, ठीक, ज्योमेट्री के अंदर हम एंगल्स डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे एंगल्स कितने कितने होते हैं, क्या एंगल्स के बीच में रिलेशन होता है। लाइक अगर हमने बात करा कि हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके बीच में जो एंगल्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, ठीक, उनका टोटल सम कितना होता है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड बात करते हैं, हमारे पास अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपके जितने भी एंगल्स हैं उन सभी एंगल्स का सम बोला जाता है 360 डिग्री। ठीक है, द सम ऑफ एंगल्स, एवरी एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वो कितना होगा, 360 डिग्री होता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर, तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि जो उसके इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल मतलब कि जो उसके अंदर एंगल है उनके सबके सम कितने होते हैं, आपके 180 डिग्री होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होता है 180 डिग्री। सिमिलरली अगर अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि ये आपके क्या है, एंगल्स है, वर्टिकल एंगल्स की बात करें, एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसी तरह से एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक, अभी बात करते हैं हम एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आपका ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है डी, वो ए और बी जो दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है उनके बीच का सम होता है। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे, तब हम यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं क्वाड्रिलेटरल ए पी ओ क्यू। हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। तो अभी हमने क्वाड्रिलेटरल में रिलेशन देखा था कि आपके सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ठीक, अभी यहाँ पे देखो कि आपके जो दो एंगल है कौन कौन से, एक तो आपका ए पी ओ, ये वाला जो एंगल बन रहा है, क्योंकि N1 और N2 कैसे हैं, आपके नॉर्मल है और नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर टू दी सरफेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितने एंगल बना रहे होंगे, ये बना रहे होंगे 90 डिग्री एंगल। यहाँ पे ए पी ओ 90 में होगा और ए क्यू ओ भी आपका कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब हमारे पास दो एंगल बचे, एक बचा हमारे पास एंगल ए और एक बचा एंगल ओ। क्वाड्रिलेटर में टोटल सम कितना था, 360, हम कितना निकाल चुके, 180। तो एंगल ए प्लस एंगल ओ कितना बचेगा हमारे पास, 180 डिग्री। तो हमने यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बता दी थी, एंगल ए और एंगल ओ आपका आता है कितना, 180 डिग्री, क्योंकि N1 और N2 दोनों नॉर्मल है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है, तो दोनों कितने होंगे आपके, 90 के होंगे। ठीक, एक रिलेशन हमने ये बता दिया। अब हम चलते हैं अपना ट्राइंगल OPQ के अंदर। ये रहा हमारा ट्राइंगल, ये छोटा वाला OPQ। अगर आप इसके अंदर बात करो, देखो एक एंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये R1, यहाँ पे एंगल दिखाई दे रहा है आपका R2 और ये एंगल है आपका O। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर अभी हमने क्या पढ़ा था कि ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हमारा ट्राइंगल OPOQ लिया तो इसके अंदर तीन एंगल हैं, R1 है, R2 है और O है। तो इन तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमने सेकेंड रिलेशन दे दिया आपका R1 प्लस R2 प्लस O, कितना आ गया हमारे पास, 180 डिग्री आ गया। ठीक है, तो दो रिलेशन मिल गए यहाँ पे आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ट्राइंगल DPQ में। अब हम इसके ऊपर वाले ट्राइंगल में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखो, आप यहाँ पर निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल कौन सा मिल गया हमें, एंगल ऑफ डेविएशन। हम क्यों ये एंगल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रिज्म समझ आ गया कि प्रिज्म होता क्या है, कैसे उसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है। बट अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारा डेविएशन एंगल है, डेविएटेड एंगल है, वो कैसे कैसे चेंज होगा, वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर अफेक्ट करता है, वो कैसे चेंज हो सकता है। तो उसका बाकी एंगल्स के साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंट, इन सब के साथ में और
जो आपका ग्लास प्रिज्म का एंगल है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, हम एट द एंड वो निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से ये जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन हो गया वो DPQ के लिए एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल को हम बोलते हैं कि वो ऑपोजिट दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। ऑपोजिट एंगल कौन से होंगे, आपका ये वाले एंगल्स होंगे। हमें इनके बेस एंगल पता है R1 और R2। कंप्लीट कितना है, ये किसके ऑपोजिट होंगे, वर्टिकल ऑपोजिट है, ये दोनों आपस में कितना होगा, सेम होगा। अगर ये I है तो ओवरऑल ये भी कितना होना चाहिए, आपका I होना चाहिए। और यहाँ नीचे कितना है, ये R1। तो अगर मैं आपसे सिर्फ यहाँ का एंगल पूछूं तो ये कितना बन जाएगा, आपका I माइनस R1। सिमिलरली ये एंगल है E, तो ये ओवरऑल कितना होगा, E। नीचे कितना आ गया, ये R2। तो ये ऊपर एंगल कितना बचेगा खाली, आपका E माइनस R2। ठीक है, तो आपका एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। तो यहाँ पे ये एंगल हुआ आपका I माइनस R1, ये एंगल हुआ E माइनस R2। इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, डेल के बराबर, जो एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ से हमने ये रिलेशन लिख दिया कि डेल्टा इज इक्वल टू किसके हुआ, आपका I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। ठीक है, अभी सिर्फ हमने क्या किया, आपका R1 R2, क्योंकि हमें एक रिलेशन पता है R1 R2 के साथ में, तो हमने इसको एक साथ लिख लिया, और इंटीरियर और आपका जो कौन सा एंगल था, इंसिडेंट एंगल, और जो आपका एमर्जेंट एंगल है, उनको एक साथ लिख दिया। थर्ड रिलेशन मिल गया आपको। यहाँ से हमें 3 रिलेशन मिल गए। अपना जो हमने अभी ज्योमेट्री के बारे में बात करी थी, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स, आपके ट्राइंगल के एंगल्स, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, और एक्सटीरियर और इंटीरियर के बीच में रिलेशन से हम लोगों ने ये 3 रिलेशन निकाल लिए। ठीक है, अभी अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखती हूँ, A प्लस O इज इक्वल टू 180, और यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस O इज इक्वल टू कितना, 180। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो A किसके इक्वल मिल सकता है मेरे को, R1 प्लस R2। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हमें क्या रिलेशन मिला, A इज इक्वल टू कितना है आपका, R1 प्लस R2। इस वैल्यू को हम लोग थर्ड में रख सकते हैं। जैसे ही आप इस इक्वेशन को थर्ड में रखते हैं, आपको डेल्टा किसके इक्वल मिलता है, I प्लस E माइनस A। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन कौन से एंगल है, I क्या एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, E है हमारे पास एंगल ऑफ एमर्जेंस, A है हमारे पास आपका रिफ्रैक्टिंग एंगल। जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, 2 एडजेसेंट रिफ्रैक्टिंग फेसेस होते हैं आपके, उनके बीच का जो एंगल होता है दिस वन, ये क्या है आपके पास, एंगल A। ठीक है, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके आप रिलेशन दे सकते हैं I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। तो आप याद रखिएगा, सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमर्जेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। ये रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, एमर्जेंट एंगल और एंगल I, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। जब हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की बात करते हैं, क्योंकि वहां पे ऑपोजिट सरफेसेस पैरेलल होते हैं, तो एंगल I और एंगल E आपका सेम निकलते हैं, बट यहाँ पे वो सेम नहीं है। यहाँ पे आप याद रखिएगा, जब इंसिडेंट रे ग्लास प्रिज्म के ऊपर फॉल होती है तो आपका जो एमर्जेंट रे है वो ऑलवेज आपका टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म बेंड होगी। ये एमर्जेंट रे जा रही है और ये आपका बेस ऑफ द प्रिज्म है, जिसको बोला हमने BC, तो ये ऑलवेज कहाँ पे फॉल होगी, आपका टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये आपका रिफ्रैक्शन था प्रिज्म के अंदर। अगर हम इसके जनरल पॉइंट्स की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे एंगल ऑफ डेविएशन को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने रिलेशन निकाला था I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आया। तो अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आप रिलेशन ये याद रखेंगे, सबसे पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका इंक्रीज होगा तो आपका डेविएटेड एंगल भी इंक्रीज होगा। अब मटेरियल ऑफ प्रिज्म की बात करो या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स U की बात करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी कि वो एक लाइट रे को कितना ज्यादा बेंड कर सकता है। ठीक, तो अगर आपका किसी भी प्रिज्म का, आप कोई प्रिज्म ले रहे हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका हाई है, तो आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है, क्योंकि वो मैक्सिमम लाइट रे को डेविएट कर पाएगा, तो उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एंगल ऑफ प्रिज्म की बात करते हैं तो सेम रिलेशन के अंदर A आ रहा था, तो अगर आपका एंगल ऑफ प्रिज्म इंक्रीज होगा
तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होगा। अगर हम कलर ऑफ वेवलेंथ की बात करते हैं, अगर आपका एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रे है वो एक प्रिज्म के ऊपर फॉल हो रही है तो डबल कलर में आपका डेविएट होती है, ठीक। तो जिस कलर का वेवलेंथ आपका लाइक इंक्रीज होगा, जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा वो लीस्ट डेविएटेड लाइट रे होगी, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। ज्यादा वेवलेंथ, एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, वो सबसे ज्यादा लीस्ट डेविएटेड लाइट रे होगी। ये आगे जब हम स्प्रेडिंग ऑफ लाइट रे डिस्पर्जन में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि कौन सी लाइट रे कहाँ पे फॉल होती है, कितने एंगल ऑफ डेविएशन पे फॉल होती है। बट अभी के लिए आप ये याद रखिए कि एंगल ऑफ डेविएशन के जो फैक्टर्स है वो होते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म मतलब कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ द प्रिज्म एंड आपका कलर ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। तो ये पॉइंट से आपका जो कि डिपेंड कर